हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित का अगला चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ा रहे हैं। पार्ट 6 छठवां भाग। इसमें आप इस बहुपद के नाम से परिचित हैं। कक्षा 9 में भी बहुपद पढ़े थे और उन बहुपद में किसे किस तरह का बहुपद कहते हैं उसको कक्षा 9 का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए कक्षा 10 में ज्यामितीय रूप में कैसे लाट करता है उसको बताएंगे। सबसे पहले बहुपद किस रूप में होता है, किसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद px बराबर a नॉट x टू द पावर n a1 x टू द पावर n, इस तरह एक पॉलिनोमियल सीरीज श्रृंखला मिलती है जहां n एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है। n ध्यान देना, जो घातांक संख्या वो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, निगेटिव नहीं है। अब यहाँ एक चीज और आप ध्यान देंगे कि n का मान यदि कोई बहुपद किस रूप में है तो कब, जैसे ax प्लस 1 आपको पहला px का ऊपर मिल गया, ax प्लस 1 इसका एक घात का है तो यह लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। और दूसरा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यह दो घात का है तो द्विघात बहुपद। अब इस तरह कैसे कहेंगे किसको, कौन सा बहुपद किस तरह का है। तो घातों की संख्या किसी भी इस पॉलिनोमियल जैसे बड़ा सा समीकरण के रूप में लिख दिया गया, इसमें जो चर पद है उसके घातों की संख्या के आधार पे हम उस बहुपद का नामकरण करते हैं। अब रही बात कि इसमें इस तरह आपको लिखा हुआ मिले तो इसे बहुपद कहेंगे, यदि इस तरह लिखा हुआ मिल जाए क्या इसे बहुपद नहीं कहेंगे। या इस तरह लिखा हुआ मिल जाए 2x प्लस 3 करनी में x प्लस 1, इस तरह मिले 2, तो क्या यह बहुपद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है x का घात पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसे हम बदलेंगे तो यह बदल दें तो इसका मान हो जाएगा 3x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 के पावर माइनस 1, यानी यह बदल दें तो देखिए इसके घात क्या हो गए, निगेटिव संख्या हो गए, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसमें देखें इसका घात तो पॉजिटिव है लेकिन इसका घात भिन्न के रूप में है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। जब इस तरह का आप कक्षा 9 में भी पढ़े थे, किसे बहुपद कहते हैं किसे बहुपद नहीं कहते हैं। तो आप इस रूप में 2x स्क्वायर दो घात का है तो द्विघाती बहुपद, जैसे 3x स्क्वायर 3x प्लस 4, 3 घात का है तो त्रिघात बहुपद 5x स्क्वायर 2x 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इस तरह आपको मिलते रहेंगे। लेकिन रही बात कितने घात का बहुपद है और किस बहुपद के शून्यांक, आप कक्षा 9 में शून्यांक भी पढ़े थे, शून्यांक किसे कहते हैं। शून्यांक का मकसद यह होता है x का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर शून्य हो जाता हो। x का वह मान यानी यह जो समीकरण दिया गया है इसमें x का मान रखने पर इसका पूरा मान 0 हो जाता है, उसी को शून्यांक कहते हैं। अब शून्यांक के लिए आपको एक चीज बताना है कि कितने घात के आपके जो बहुपद मिल रहे हैं इन बहुपदों का मान अलग अलग है। एक घात का बहुपद यानी रैखिक बहुपद है, इसके शून्यांक एक ही होंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 घात का बहुपद है, इसके शून्यांक 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं। 3 घात का है, इसके शून्यांक 3 होंगे। इस तरह आप हल करते हैं। जैसे इसका हल करें तो आपको मिल जाएगा x बराबर ऋण 1/3, x के स्थान पर ऋण 1/3 का मान रखें तो यह बहुपद 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हल करेंगे तो x के 2 मान मिल सकते हैं। आपका x बराबर एक मान मिल जाएगा 1 और दूसरा मान मिल जाएगा, एक का मान -1 एक का 4, इस तरह 2 मान मिलेंगे। इसका भी 3 मान कुछ भी हो सकते हैं, आपको मान निकालना 1 ऋण 2 चाहे 3, इस तरह कुछ मान, जैसे मान वह मान आए जो इसमें रखने पर 0 आ जाए, इसे हल करने पर। तो इस तरह हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं। अब इस शून्यांक को हल करने की सारी चीजें आप कक्षा 9 में पढ़ ली, लेकिन इन शून्यांकों को ज्यामितीय रूप से निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है,
जैसे हमने एक बताया है कि एक घात को रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। रैखिक का नाम आप समझते ही हैं कि जब एक घात का समीकरण होगा तो एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा के रूप में होगी। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, इसको y बराबर px बराबर 2x-4 दिया है एक समीकरण, और इसको एक ग्राफ पे लाट करें तो एक सीधी लाइन मिलेगी। अब इसमें देखें x के किस पद का पर इसका शून्यांक होगा, x का कौन सा मान है जो इस बहुपद को शून्य के रूप में देगा। इसके लिए निकालने के लिए आपको कक्षा 9 में इस तरह की विधि बताई गई थी। x के विभिन्न मान रखते चले जाएं तो y के मान मिलते चले जाएंगे। तो कुछ मान ऐसे x के होंगे जिसपे y का मान 0 आ जाएगा, और इसी को ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो ग्राफीय विधि में जो लाइन दी गई है उस लाइन पे देखें x किस पॉइंट पे, x अक्ष को किस पॉइंट पे वह कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे यह कट कर रहा है वही उस बिंदु का मान होगा जिसे रैखिक बहुपद। तो हमने आपको बताया कि एक पाद में केवल एक शून्यांक होंगे, तो लीनियर इक्वेशन में केवल एक सीधी लाइन खींचे तो क्या सीधी लाइन किसी रेखा को दो जगह काटती है? इस तरह नहीं, हमेशा एक ही जगह काटेगी, इसलिए इसका शून्यांक एक होगा। अब दूसरे में चले, दूसरे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में यह होता है कि y इक्वल टू पी एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लेकर यदि हल करेंगे तो आपको x के दो मान मिलेंगे। अब दो मान के लिए ग्राफ खींचे तो इसमें ग्राफ इस तरह के रूप में आता है जिसे आप हिंदी में परवलय या इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। देखिए यहाँ x को यह दो स्थानों पे कट कर रहा है, इस स्थान पे, इस स्थान पे, यानी x के दो ऐसे मान होंगे जो y इस बहुपद को 0 करेंगे। तो इसलिए इसके द्वारा यह कह सकते हैं। एक चीज और होती है, कभी कभी ऐसे समीकरण मिलेंगे जो x अक्ष का x का कोई भी मान रखें लेकिन उस बहुपद का मान 0 नहीं होगा। x का कोई भी मान रखें तो इस बहुपद का मान 0 नहीं होगा। जैसे यह ग्राफ देखें, देखिए x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। इस तरह का यदि ग्राफ देकर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए x के इस बहुपद के शून्यांक क्या हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे x के कोई शून्यांक नहीं है, x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इस बहुपद को शून्य बताता हो या शून्य होता हो। तीसरी चीज आप क्वाड्रेटरल त्रिघात बहुपद का देख लें, एक उदाहरण इस ज्यामिति विधि से कैसे हल करेंगे। इसके लिए यह होता है एक ग्राफ खींचे ज्यामिति रूप, इस पे हल करें तो इस तरह के आपको ग्राफ मिलेंगे। यदि इस तरह के ग्राफ मिले तो देखिए x अक्ष को एक स्थान, दो स्थान और 3 स्थान पे कट कर रहा है। इस तरह हम कहेंगे कि इस बहुपद में जो पॉलिनोमियल त्रिघात का है y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस तरह का मान लीजिए 3 घात का समीकरण है और इसको हल कर रहे हैं तो यह ग्राफ मिल रहा है। इसके आधार पर जहां जहां ये कट कर रहे हैं तो x के ये मान सभी आपको त्रिघात के समीकरण मिलेंगे। और एक उदाहरण और आपको दे रहा हूं, यह देखें कि इसमें इस तरह का मिल जाए तो आप घबराएंगे नहीं कि इसमें कौन सा पॉइंट होगा। जैसे देखें इस तरह का आपको मिल जाए, आप देखें इसमें केवल यह पॉइंट x अक्ष को छू रहे हैं, x अक्ष को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो जहां ये छू रहे हैं यह भी पॉइंट होगा, यह नहीं कि इसको छू कर निकल गए तब कहेंगे काटा नहीं है, ऊपर हुई ऊपर हो गया, यह बहुपद का पॉइंट नहीं होगा। यह भी होगा क्योंकि इस x अक्ष को टच कर रहे हैं, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होगा, ये भी एक निर्देशांक होंगे। इस तरह आप अपने क्वेश्चन के पेपर में जो भी दिया गया है उसे हल करेंगे। किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले आप लोगों ने शून्यांकों को निकालने और ग्राफ विधि से शून्यांकों को ज्ञात करने की विधि पढ़ी थी कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों, किसे शून्यांक कहते हैं किसे गुणांक कहते हैं। 1 मिनट जरा इसे देख लें।
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ अंक गणितीय टर्म, जैसे यहां देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 का गुणा, एक्स के साथ 7 का गुणा, और यह सी, यह अलग अलग जो अंकगणितीय अचर पद होते हैं वह गुणांक कहलाते हैं, और जो चर पद होते हैं उनके शून्यांक आपको प्राप्त होते हैं। तो देखिए शून्यांकों के संबंध में रैखिक समीकरण में केवल एक शून्यांक होता है, इसमें न एक ही में गुणा करें, एक जोड़ें, एक ही शब्द है तो उसे गुणा करने और जोड़ने की संबंध ही नहीं आता है, इसलिए इसका गुणांक और शून्यांक दोनों एक ही होते हैं। मान इसमें कोई संबंध नहीं। दूसरे वाले से द्विघात और त्रिघात में आपको संबंध मिलते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ इसके दो गुणांक आपको मिलेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो शून्यांक मिलेंगे। इसमें इन शून्यांकों में अल्फा और बीटा दो शून्यांक मिलेंगे। इन शून्यांकों का इन गुणांकों के साथ क्या संबंध होगा यही देखना है। जैसे अल्फा और बीटा इसको हल किए तो यहां देखें से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को गुणनखंड कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10, 7 को दो भागों में तोड़ दिया और फैक्टर करके हमने पा गया x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकाले हैं x के ऋण 5 और ऋण 2, दो मान प्राप्त हुए, यही इसके शून्यांक हैं, जिसका मान इसमें रखने पर यह बहुपद शून्य मिल जाएगा। तो यह x के दो शून्यांक मिल गए। अब इन शून्यांकों का और इन गुणांकों में क्या संबंध होता है? शून्यांकों और गुणांकों के संबंध में फार्मूला होता है गुणांकों का योगफल, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का योगफल जो दिया गया है, इनके यह जो गुणांक हैं, जो शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो इनके गुणांक देखिए ए और बी में क्या संबंध होता है, ऋण बी बटे ए, यानी यक्स पद का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह होता है। दूसरा चीज गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी को उदाहरण के रूप में आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप इतना पढ़े त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिघात बहुपद यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तीन घातों वाला समीकरण मिल गया। इसमें क्या संबंध होता है, यानी इसके तीन शून्यांक मिलेंगे अल्फा बीटा गामा, इन तीनों को जोड़ दें तो माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यदि आपस में अलग अलग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इन शून्यांकों का गुणनफल मान लें तो सी बटे यानी यह एक्स का पद का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा लें, इसमें माइनस डी बटे होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब जो आपके चैप्टर से है उससे एक क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो x के दो मान आपको मिलेंगे 4 और ऋण 2। अब देखें गुणांकों में गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जो बताया गया। अब देखें पहला क्या आया 4 और ऋण 2, तो लिख लेंगे 4 और धन के स्थान पर ऋण है तो ऋण 2 बराबर माइनस बी बटे माइनस चिन्ह पहले। अब बी का मान देखें इसमें क्या ऋण 2 है, बी के स्थान पे ऋण 2 है, ऋण 2 भर दिया, ए के स्थान पे 1 है, 1 भर देंगे तब 4 में से 2 घटाएं 2 मिलेगा, और ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 बटे 1 लिखें 2 हो जाएगा। यह पहला पास सूत्र हो गया। दूसरा में चले अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए 4 इंटू माइनस 2, यानी पहला गुणांक 4 और दूसरा ऋण 2 बटे सी बटे ए होता है, सी बराबर ऋण 8 आया है, 8 बटे 1 रखेंगे ऋण 8 आ जाएगा। अब एक और उदाहरण ले लें, जैसे शून्यांकों से आपको समीकरण बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया 1/4, 1/4 और ऋण 1, यह शून्यांकों का पहला योगफल है, योगफल बराबर 1/4 और गुणनफल
बराबर ऋण 1। अब इससी से हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 1/4 बराबर बी बटे माइनस बी बटे ए। और देखिए दूसरा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो इसका मान रख लें तो आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा ऋण 1 बराबर सी बटे ए। अब देखिए ए का मान दोनों में मिलता जुलता है। अब इसी से हम तुलना करके मान निकालेंगे। यहां मान रख दें, यदि ए बराबर ऋण 4, चाहे गुणा कर ले ए का मान रखकर, तो ए का मान आ जाएगा ऋण 4। ऋण 4 रख दें तो यह क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर ऋण बी बटे ऋण 4। तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो बी का मान भी आ जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, दिस सिंपलाइज बी बराबर 1। और इसी तरह यहां सी का मान निकालना है, 4 रख देंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 4। सी बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो समीकरण बना लें। समीकरण क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ए का मान रख दें, ए बराबर ऋण 4ax²। बी का मान क्या है, 1x। सी का मान क्या है, 4 बराबर 0। इस तरह आप समीकरण बना लेंगे, इस तरह हल करेंगे और अब जो भी क्वेश्चन है उसे हल करके आप मान निकालेंगे। और हम आगे, हाँ बच्चों आगे देखें, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जिस तरह आपने यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा था कि एक सीरीज होती है, उसी तरह यह विभाजन एल्गोरिथम यानी बहुपदों में किसी संख्या से भाग दें तो भाग देने के लिए एक सीरियल वाइज चलते हैं, एक निश्चित श्रेणी में चलते हैं। उसी तरह हम भाग देना आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे अंकगणित का भाग देते हैं उसी तरह बीजगणित का भी देते हैं, लेकिन बीजगणित में सिर्फ इतना ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 3x+1 में x+2 से भाग देना है तो आप भाग इस तरह दे लें, जिसमें भाग देना उसको लिख लें और जिससे भाग देना उसको लिख लें। अब इसमें यह जैसे टेबल आपने अंकगणित में सीधे सीधे पढ़ लेते थे, लेकिन इसमें टेबल क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं, सिर्फ इसका पहला पद ले लें और इसका विघटित इसमें गुणा करें कि इस पद के बराबर, किस संख्या का इसमें गुणा करें कि इस संख्या के बराबर आ जाए। तो देखिए 2x² है, इसमें 2x का गुणा कर दें तो 2x² हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे 2x। अब 2x का यह नहीं कि केवल इसी में गुणा करके लिख लेंगे, इस पूरे पद में गुणा करेंगे। तो पूरे पद में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 4x और फिर इसमें गुणा करें तो 2x²। अब गुणा करने के बाद इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जिस तरह भाग देने के बाद घटाते हैं उसी तरह घटाते समय बीजगणित में आप जानते हैं नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह दोनों देखिए बराबर हो गए कैंसिल, और इसमें 4 में से 3 घट जाएगा, ऋण x+1 बच गए। अब देखें इसमें इसको किससे गुणा करें कि x के बराबर आ जाएगा। देखिए भाग गुणा करें तो ऋण 1 से केवल गुणा कर दें तो हमारा मान इसमें चला जाएगा, और ऋण 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण x-2। अब घटा दें, घटाते समय फिर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे तो मान कट जाएगा, और यह 2 1 3 यानी शेष 3 बच जाएगा और भागफल 2x-1 आ जाएगा। इसी तरह सीरीज से आप हमेशा बड़ी से बड़े घातांकों में भाग देते चले जाएंगे। अब दूसरी चीज यह है कि त्रिघात बहुपद में एक शून्यांक प्राप्त हो तो उसके शेष शून्यांकों को कैसे प्राप्त करेंगे या उस कैसे करेंगे, तो इसके लिए यह करते हैं कि जो शून्यांक प्राप्त है उससे एक पद गुणांक बनाकर हम उसमें भाग देंगे और उससे शून्यांक प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण देखें, x³ माइनस 3x प्लस माइनस x प्लस 3 का एक शून्यांक 1 है तो उसे शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक 1 है यानी इसमें 1 रखने पे यह बहुपद शून्य हो जाएगा। देखिए 1 का घन करें तो 1 होगा, और 3 में 1 का गुणा करें ऋण 3 और 1 रखा है 3 1 4 और 3 और 1 4 0 हो जाएगा। आप इसमें 1 रखने के लिए यानी x-1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा,
शून्यांक एक है, तो इसका एक गुणनखंड x-1 हो जाएगा। अब x-1 से इसमें भाग दे दें, x-1 से भाग दे दीजिए, तो x-1 x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 भाग दें। तो देखिए अब फिर उसी तरह जैसे यहाँ किए थे, x का केवल x में करेंगे, किसका गुणा करें, x² का गुणा कर दें, x² क्यूब हो जाएगा, x³ माइनस x²। अब घटा दीजिए, कैंसिल, बचा कितना, 3 में से 1 घट जाएगा, ऋण 2x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए 2x, ऋण 2x² लाना है, इसमें किस संख्या से गुणा करें, 2x² हो जाएगा, ऋण 2x से, ऋण 2x से गुणा कर दें, तो ऋण 2x से गुणा करेंगे तो ऋण 2x² और ऋण ऋण मिलकर प्लस 2x प्लस 1, उस छोड़ दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, फिर चिन्ह बदल दें, यह कैंसिल हो गया, बचा कितना, देखिए 3 ऋण, यह 1 नहीं 3 है, ऋण 3x प्लस 3। अब क्या करें, देखिए इस 3 से हमें क्या करना, 3x के बराबर लाना है, ऋण 3x, तो ऋण 3 से गुणा कर दें तो आपका मान क्या आ जाएगा, ऋण 3x प्लस 3, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ प्लस हो गया, मान पूरा पूरा कर गया, आपको मिल गया एक बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसका गुणनखंड कर दें तो आपके अन्य दो शून्यांक मिल जाएंगे, तो गुणनखंड कर लीजिए, इस जो भागफल आता है इसी का गुणनखंड करते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, यानी 2 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ें जिनका योगफल माइनस 2x हो जाए और गुणनफल 3 के बराबर आ जाए। तो देखिए 3 में से 1 घटा तो 2 हो जाएगा और 3 में 1 का गुणा करें तो 3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कर लें, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा एक गुणनखंड x माइनस 3 और x प्लस 1। इसके अन्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, x बराबर ऋण 3 धन 3 और x बराबर ऋण 1, यह 2 गुणन। इस तरह आप बाकी क्वेश्चन को हल करेंगे। धन्यवाद। अब आगे